I'ma murk 'em. And if they playing with this fire, I'ma burn 'em. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल EZEDU पर, जहां हम लेकर आए हैं BPSC द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट GS के क्वेश्चंस। क्योंकि अब परीक्षा में समय बहुत कम ही बचा है, अतः हम सभी अपनी तैयारियों को बेहतर करने के लिए देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है कि जल के अणु जब प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा परासरण। जी हाँ, परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसके जरिए जल के अणु कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके आर पार आसानी से गति करके बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि द्रव या गैस के अणु जब प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विसरण। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अंतर करना बहुत ज़रूरी है। परासरण में केवल जल के अणुओं का ही संबंध होता है, लेकिन विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसके जरिए द्रव अथवा गैस के अणु दोनों प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गति कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? इसका राइट आंसर होगा 43 यानी कि 43 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इस तरह ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर कम होता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग कच्चे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग करते हैं। कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब जल का छिड़काव करते हैं तो उससे एथिलीन गैस उत्पन्न होती है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है, और यही एथिलीन गैस फलों को पकाने के रूप में काम आता है। पेड़ पौधों में यह स्वतः भी पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधे में खुद ब खुद फल पक जाते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। जी हाँ, 1990-91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को NODP यानी कि नेशनल ऑयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा OPTP ऑयल सीड्स प्रोडक्शन ट्रस्ट प्रोजेक्ट के मर्जर से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण भारत सरकार ने उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू ही नहीं किया, और यह अवधि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक थी। इसी अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस बीच में कोई भी योजना लागू नहीं की गई। अगला सवाल है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशिष्टता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन में विधि के शासन का सीधा अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का शासन नहीं चलेगा। वहाँ संविधान ही सबसे सर्वोच्च माना गया है, और भारत के संविधान को भी ब्रिटेन के संविधान के अनुसार ही यह विशेषता उसमें डाली गई है कि भारत में भी संविधान ही श्रेष्ठ है। अगला सवाल है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, रिट जारी करने का अधिकार केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 22 के तहत और प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा विधि द्वारा। जी हाँ, व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता और विधि दोनों को एक दूसरे के विरोधी कहा है। इनका मत यह है कि वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो सबसे कम शासन करती है, यानी कि
एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, स्वतंत्रता और विधि में एक जितना ज़्यादा अधिक होगा दूसरा उतना ही कम हो जाएगा। मतलब विधि अगर ज़्यादा होगी तो स्वतंत्रता घट जाएगी, स्वतंत्रता अधिक होगी तो विधि का शासन कमज़ोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1991 में। जी हाँ, सोवियत संघ की संसद सुप्रीम सोवियत ने 26 दिसंबर 1991 को अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। अगला सवाल, गांधी जी की दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 241 मील लंबी पदयात्रा को पूरा किया था और नमक कानून को तोड़ करके इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती को किस देश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। जी हाँ, झूम खेती स्थानांतरित कृषि का एक रूप होता है जिसमें स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है और इसे मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। भारत में असम में खास करके खेती होती है जहाँ इसे झूम खेती कहते हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, म्यांमार में तुंग्या, सूडान में नगासू, इंडोनेशिया में हुम्मा। इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से यह जाना जाता है। अगला सवाल, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिशत के रूप में। जी हाँ, क्योंकि निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है और उसमें उस समय वर्तमान मौजूद जो आर्द्रता है उसके वास्तविक अनुपात को ही हम आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा R.K. नारायण। जी हाँ, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज एक संक्षिप्त कहानी संग्रह है जो वर्ष 1943 में R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए। जी हाँ, यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 लोकसभा में 3 सितंबर 2012 को और राज्यसभा में 26 फरवरी 2013 को पास किया गया। इसका मूल उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। जी हाँ, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्य रक्त कोशिकाओं में WBC अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, pH स्केल का परिसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 14। जी हाँ, pH स्केल का रेंज 0 से 14 तक होता है। दरअसल pH स्केल विलयनों के सांद्रता मापने की एक इकाई होती है जिसके आधार पर आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन सा उदासीन है, अर्थात किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में साल्ट है। तो इसका रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है जिसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग pH स्केल पर बात कर रहे थे, तो उसी pH स्केल में जहाँ 0 से 14 तक उसका रेंज होता है, उसमें जिस विलयन का pH मान 7 से कम आता है, 7 से कम प्राप्त होता है, वही सारे अम्लीय विलयन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक। जी हाँ, pH स्केल पर अगर उसका रीडिंग 7 से अधिक आता है तो इसका मतलब जो विलयन हम टेस्ट कर रहे हैं वह निश्चित रूप से क्षारीय विलयन होगा। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 7। जी हाँ फ्रेंड्स, pH स्केल पर 0 से 14 तक जो मान अंकित होते हैं उसके बिल्कुल बीच में यानी कि 7 बिल्कुल उदासीनता को दर्शाता है, अर्थात जिस विलयन का pH वैल्यू 7 होगा ना वह अम्लीय होगा और ना ही वह क्षारीय होगा, वह बिल्कुल उदासीन विलयन होगा। अगला सवाल है कि जब कोई अम्ल और क्षार
आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? इसका राइट आंसर होगा लवण। जी हाँ, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि सभी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वह लवण बनाते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ सभी अम्लों में उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। वैसे तो जितने भी अम्ल अर्थात एसिड होते हैं सभी स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सभी को चखकर देखना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अतः आर्हेनियस ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि जिन पदार्थों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है वह सभी रासायनिक दृष्टिकोण से अम्ल के कैटेगरी में होते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ सभी क्षारों में उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन। जी हाँ दोस्तों, जैसे अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसी प्रकार सभी क्षारों में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।